सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। इमरान खान जब से इख्तिदार में आए हैं ऑपोजिशन उन्हें घर भेजने की सरतोड़ कोशिशें कर रही है, मगर हर बार कुछ ऐसा होता है कि इमरान खान कामयाब और ऑपोजिशन नाकाम हो जाती है। गुज़िश्ता साल हुकूमत गिराने के लिए ऑपोजिशन ने 11 जमाती इत्तेहाद यानी PDM बनाया। वज़ीर आज़म को घर भेजने के लिए नए नए प्लान बनाए गए, दावे किए गए, मगर हर बार इमरान खान कामयाब और ऑपोजिशन नाकाम हुई। ऑपोजिशन इत्तेहाद PDM ने मुल्क भर में जलसे किए, मगर बतौर मजमूई देखा जाए तो उनको नाकामी हुई। इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए असेंबलियों से इस्तीफे देने की बात भी हुई, मगर वहां भी नाकामी का मुंह PDM को देखना पड़ा। पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली छोड़ने की बात की, मगर बाद में मुकर गई। PDM तब भी नाकाम हुई। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में हुकूमत की ईंट से ईंट बजाने की बात की, मगर यहां भी कामयाबी हुकूमत की और अपोजिशन को नाकामी हुई। वजीर आजम इमरान खान का इस्तीफा लेने की बात, मगर इस्तीफा लेने में नाकाम हुई। सेनेट इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का ऐलान किया गया था, मगर अपने ही ऐलान पर अमल करने में नाकाम रही और हिकमत अमली को तब्दील कर लिया गया। PDM को पहली कामयाबी यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट इलेक्शन जीतने पर मिली, लेकिन इस कामयाबी के मुस्तकिल रहने पर भी सवालिया निशान बदस्तूर मौजूद है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करने की दरख्वास्त पर समाअत अब आने वाले दिनों में होनी है और 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा, यानी यूसुफ रजा गिलानी बमुकाबला सादिक संजरानी। तो हुकूमत सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराना चाहती थी और ऑपोजिशन ही चाहती थी कि इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से हो। अब हुकूमत चेयरमैन सेनेट का इंतखाब ओपन बैलेट से क्यों नहीं करवाना चाहती और ऑपोजिशन अब हुकूमत को क्यों ऑफर कर रही है कि आप चाहें तो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब ओपन बैलेट से करवा लें। ये वो पूरी सूरत हाल। गिलानी को ऑपोजिशन की जानिब से नामजद कर दिया गया है और हुकूमत अब ये चाहती है, कमल शोजब साहबा, फर्रुख हबीब साहब ने पिटीशन इलेक्शन कमीशन को दायर की है कि 11 मार्च की जगह अब पहले इस की तहकीकात की जाए। जो वीडियो स्कैंडल आया था, जो वीडियो सामने आई थी, और उस पर तहकीकात का सिलसिला मजीद तेज़ होना चाहिए। तो ये पूरी सूरत हाल है। ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा, वज़ीर मुमलिकत माहौलियात के हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन ज़रताज साहबा, सियासी गुफ्तगू करने से पहले आज ज़ाहिर है ख़वातीन का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। इस हुकूमत के 2.5 साल में ख़वातीन के लिए क्या कुछ हुआ है, क्या क्या इक़दाम उठाए गए हैं, और इससे पहले ख़वातीन को क्या सहूलियात और क्या हुकूक मिलते थे, और इन 2.5 सालों में ख़वातीन को लेकर ख़ास तौर पर क्या तब्दील हुआ, अगर इस पर पहले आप कमेंट करना चाहें। थैंक यू अरबाब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जितनी भी मेरे माई बहनें बेटियां आज आपका प्रोग्राम सुन रही हैं, तमाम को ख़वातीन का आलमी दिन मुबारक हो। और ख़वातीन के आलमी दिन का ये मतलब नहीं है कि हर रोज़ आपकी कोई अहमियत कम है। माएँ बहनें बेटियां, अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ज़रिए जो हैं हमारे तक़द्दुस का ख्याल रखा है। और मेरा हमेशा रेफरेंस हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से होता है। जब वो तशरीफ़ लाते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके इस्तकबाल में और उनकी इज़्ज़त में क़याम फरमा लेते थे और अपनी चादर मुबारक उनको पेश करते थे। तो हमें जो इस्लाम में जो इज़्ज़त दी है, तकरीम दी है, मुझे विरासत का भी हिस्सा चाहिए, मुझे एजुकेशन का भी हिस्सा चाहिए, मुझे आगे बढ़ने का भी हिस्सा चाहिए। जो आपने ये बात की कि 2.5 साल में हमारे दौरे हुकूमत में क्या हुआ है, देखिए हमारी दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा हमने विरासत के बिल के ऊपर काम किया है। और उस विरासत में जब पहले अनफॉर्चुनेटली मैं तो चूँकि डेरा गाजी खान से इलेक्शन लड़ के आई हुई हूँ, हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि बड़ी उनकी प्यारी बेटियाँ होती हैं, बहनें होती हैं, जिस टाइम वो विरासत में अपना हिस्सा मांगती हैं, जो कि कानूनन भी हमारा हक है और शरई भी हमारा हक है, तो वो अपनी ज़िंदा बहनों को कागजात के अंदर मार देते हैं, कत्ल मौत उनकी ज़ाया वो कर देते हैं, लिखवा देते हैं, ताकि उनको जायदाद में हिस्सा न देना पड़े। और अगर इम्प्लीमेंटेशन किसी सूरत में हो भी जाती है तो उनको वैसे ही आग कर दिया जाता है, उनको एक सोशल एम्बेरसमेंट जो है वो कर दिया जाता है कि ये कोई शायद उसने कोई बहुत बड़ा नामुनासिब चीज़ मांगी है। तो बहरहाल हमारी दौरे हुकूमत में सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जो विरासत है उसके लिए आपको पुराने कोई रजिस्ट्री या उसमें लैंड रिकॉर्ड में या उस तरह की चीज़ों में आपको नहीं जाना पड़ता। पटवार खाने से आपको अपने वो नहीं निकलवाने पड़ते, गोशवारे नहीं निकलवाने पड़ते, जिसमें इंसाफ लेते हुए कोई 10-10 साल 15-15 साल गुजर जाते थे। अब वहाँ पे आपको 2 हफ्तों के अंदर ही आपका DC जो है वो आपके साथ इसमें कंप्लाइंट करेगा और आपको आपकी जो नादरा का जो आपका ID कार्ड डेटा बेस है उसी के ऊपर ही आपको 3 महीने के अंदर विरासत के हकूक़ मिल जाएंगे।
फिर इसके अलावा अगर आप घरेलू तशद्दुद बिल को देख लें, KP में इसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ क्लर्जी जो है वो इसको पास नहीं होने दे रही। बल्कि आज भी मर्दान यूनिवर्सिटी में गई थी और मैंने वहाँ पे यही अपील की है कि हर चीज़ को जो है वो अपनी अना का मसला ना बनाए। तमाम जमातों को और मजहबी जमातों को भी इसके ऊपर आना चाहिए कि उनकी अपनी भी बहनें और बेटियां मौजूद है। तो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर काफ़ी बेहतर काम हुआ है। और सबसे बड़ी अरबाब बात यह है कि अगर DCB आपको इंसाफ दिला भी दे, कानून तो है हर जगह पे है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहनों आपके घर वालों ने करनी है। तो मेरा ख्याल में कि आलमी हकूक़ के इस ख़वातीन के आलमी दिन के ऊपर हमें ख़वातीन के राइट्स जो हैं वो बेसिकली अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने मर्दों को हमें बताने पड़ेंगे कि कानूनन तो उसके ऊपर अमल हो भी जाता है, लेकिन फिर भी विरासत का हिस्सा तो वालिद ने देना है, भाई ने देना है। तो मैं समझती हूँ विरासत के बिल के ऊपर अच्छा काम हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर अच्छा काम हुआ है। बाकी जो प्रोटेक्शन बिल्स हैं जिसके अंदर आपको हेल्पलाइन दे दी जाती है, हेल्पलाइन हर सूबे ने भी कायम कर दी है। और बच्चों के साथ स्पेशली ज़ैनब अलर्ट बिल के ऊपर बच्चों के ऊपर काम हुआ है। बहरहाल हाउस में कानून साजी जब होती है बेहतर होती है, तमाम पार्टियों को भी उसके ऊपर मान जाती है, स्टैंडिंग कमेटियां भी मान जाती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का थोड़ा इशू। और इम्प्लीमेंटेशन अगर आपको क्विक कर दी जाती है, कानून के सामने भी कर दी जाती है, लेकिन फैमिली वाले नहीं देते, तो हमें अगर अपनी बच्चियों को, बहनों को, बेटों को एम्पावर करना है तो बगैर तालीम के और बगैर वरासत के कोई एम्पावरमेंट नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों कवानीन पे बेहतर काम किया है। और एहसास प्रोग्राम में अगर आप देखें तो खवातीन के लिए स्पेशल हिस्सा रखा गया है, जिसमें प्रेग्नेंट खवातीन के लिए और खवातीन के जो बच्चों की उनके लिए मेल न्यूट्रिशन के लिए खुराक है। और जो हमारा कामयाब नौजवान प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर का, उसके अंदर जो वैसे तो तमाम यूथ, लेकिन जो बच्चियां हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप का स्पेशल भी कोटा या हिस्सा रखा गया है कि जितनी बच्चियां आना चाहती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती हैं, प्राइम मिनिस्टर के जवान प्रोग्राम में उनका स्पेशल हिस्सा। चलिए, बड़े काबिल कदर इक़दामात हैं, खराज तहसीन के मुस्तहिक़ के तमाम इक़दामात हैं जो कि इस हुकूमत ने ख़वातीन के लिए उठाए। आज प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम मज़ीद भी इस पर डिटेल से बात करेंगे। ज़रदार साहब, ज़रा कुछ वापस सियासत की तरफ आते हैं। ज़ाहिर कानून साजी के लिए सबसे मौजूद प्लेटफॉर्म सेनेट ही होता है, और अगर वहाँ खान साहब उस जनरल नशिस्त पर भी किसी खातून को ही टिकट दे देते अब्दुल हफीज़ शेख साहब की जगह, तो शायद ये एतमाद का वोट भी ना लेना पड़ा होता। जिस तरह फौजी अरशद साहब को 174 वोट मिल गए, उस खातून को भी मिल जाते जिसको खान साहब कैंडिडेट नॉमिनेट करते। तो ये कैंडिडेट गलत नॉमिनेट कर दिया, जिसकी वजह से फिर एतमाद के वोट की तरफ भी खान साहब को जाना पड़ा। वो जो पूरा एक सीन क्रिएट हुआ, क्या कहेंगे? देखिए अरबाब, अगर इनडायरेक्टली हमने ख़वातीन को सपोर्ट करने की बात करती तो चलो वो तो बड़ी अच्छी बात है कि हर प्लेटफॉर्म पे ख़वातीन को पार्लियामेंट के अंदर भी हमें उनको हिस्सा देना चाहिए, सेनेटर्स भी बनाना चाहिए। और फौजिया अरशद साहबा बड़ी भारी अक्सरियत से उनको वोट पड़े हैं। जहाँ तक आपने हफीज़ शेख साहब की बात की है, देखें उसके लिए तो प्रॉपर पूरी जो चोरों का गुलदस्ता है, जो PDM है, जो करप्ट टोला है, उनकी प्रॉपर इस सीट के ऊपर नज़र थी कि उन्होंने कहा धांधली के ज़रिए ख़रीदो फरोख्त करके और सौदागरी करके, और प्रॉपर आपने उनकी वीडियो की कि किस तरीके से वोट के तकद्दुस को पामाल करने के अली हैदर गिलानी साहब जो हैं। और मैं बार बार एक ही बात करती हूँ, सैयद अली हैदर गिलानी सिर्फ गिलानी साहब के बेटे नहीं हैं, वो एक इलेक्टेड मेंबर भी हैं पंजाब असम्बली के। इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट को तो उनकी मेंबरशिप ही सस्पेंड कर देनी चाहिए। और वो जो नासिर शाह की वीडियो जो पैसे बता रहे कि कितने पैसों के जरिए, तो प्रॉपर पूरी जो ये करप्ट टोला है उनकी किसी तरीके से कोशिश थी कि सेनेट के अंदर जो हमेशा खरीद फरोख्त होती है, इस सीट के अंदर ज़बरदस्ती किसी तरीके से जो है वो हफीज़ शेख साहब को ना आने दिया जाए। और एक जो एलिजिड ज्वेल थीफ है, FIA ने उनको जब चौधरी निसार साहब इसके इंटीरियर मिनिस्टर थे, तब जो उन्होंने फर्स्ट टर्किश लेडी का हार चोरी किया था जो सैलाब ज़दगान के लिए आया था, तो तब भी यह केस बना था, उसको ज़बरदस्ती उन्होंने सेनेट के अंदर भेजना था। दूसरी ही आपकी जो बात है कि आपने क्या अगर एक खातून को, तो देखें जब एक खातून 174 वोट्स हमारी लेती है, वो कामयाब हो जाती हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त तरीके से ले लेते हैं, 176 के बजाय 178 वोट पड़ जाते हैं। तो ये फिर अपोजिशन जमातों की करप्ट जो लेकिन नाकामी ही है ना, क्योंकि देखें प्राइम मिनिस्टर्स इससे पहले तो जितने लोग भी गुजरे हैं वो तो काउंसलर की सीट भी नहीं छोड़ते हैं। ये कैसा कमाल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है कि उन्होंने खुद ही कहा कि आपको जो चीज़ चाहिए क्या मैं डर के खौफ की ज़िंदगी गुजार सकूँ, और जिन लोगों ने अगर हफीज़ शेख साहब को वोट नहीं दिया तो वो फिर खुल के मेरे सामने आके खड़े हो जाएं, लेकिन किसी की हिम्मत ही नहीं हुई है, सब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े थे। तो इससे तो साफ ज़ाहिर है हफीज़ शेख की सीट के ऊपर पैसे चले हैं और बाकायदा लोगों को ख़रीदा गया है।
और बाकायदा टिकट की लालच दी गई है। और मरियम नवाज की आपने शायद सुनी होगी स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का टिकट चला, ये भी इंड्यूसमेंट है, आपने प्री पोल रिगिंग की है सेनेट के इलेक्शन में। फिर राजा परवेज अशर साहब जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहा, जब इलेक्शन बिल लेकर आए, उन्होंने कहा बाबा एडवांस पकड़ लिया है लोगों ने इनके। तो इन्होंने किस किस को एडवांस दिया है, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। फिर उनको सैयद अली हैदर गिलानी को भी बुलाना चाहिए कि वो किस तरह की इलेक्शन कमीशन जो कार्रवाई करेगा वो तो करेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो सेनेट के अंदर आपके सामने हैं। खैबर पख्तूनख्वा से अपने 20 MPs को पार्टी से निकालकर वो एक बड़ी वाज़ेह मिसाल कायम कर चुके हैं। इन 178 वोट्स में से अगर शहरियार अफरीदी साहब के वोट को हटा दिया जाए, उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, तो बचते हैं 177। हफीज़ शेख साहब को मिले 164। तो उन 13 लोगों के खिलाफ खान साहब ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अभी तक उनकी निशानदेही क्यों नहीं हुई? उन्हें अब तक कोई सज़ा क्यों नहीं दी गई? और उन्हें भी उसी तरीके से पार्टी से निकाला जाएगा जिस तरह उन 20 MPs को निकाला गया था। देखिए अरबाब, सबसे बड़ी बात यह कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब खुद को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए पेश किया कि जो मेरे खिलाफ खड़ा होता है वो मुनाफिकत न करे, खराब ना करे पैसे लेके, वो मेरे सामने खड़ा हो जाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो भारी अक्सरियत से दोबारा यानी मुंतखब हो क्या है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने ले लिया। सवाल तो अरबाब हमें इस वक्त ये करना चाहिए कि जो एक सेनेट है, जो स्टेट की अलामत है, जिसको हम कहते हैं कि वहाँ पे जब इंटरम सेटअप भी आ जाता है तो तब भी आपका जो है वो अपर हाउस काम करता है। ये किस किस्म की बकरा मंडी, ये किस किस्म की जो है वो सब्जी मंडी लगाई गई, ये किस किस्म का मजाक इस कौम के साथ किया गया है कि आप फॉर एग्जांपल जब भी खरीदो फरोख्त का नाम आता है तो हमें तो जरदारी के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर स्पेशली और जरदारी के ऊपर सवाल करना चाहिए। जरदारी साहब का मैं उस दिन प्रोग्राम देख रही थी आफ्टर सेनेट इलेक्शन, वो तो कह रहे थे कि ये तो कम जीत है, हमें तो 20-25 वोटों ने जो है वो ज़्यादा वोट देना था। तो देखिए जब भी खरीदो फरोख्त की बारी आएगी जरदारी का नाम क्यों आएगा? क्या किसी ने देखिए सवाल तो ये करना चाहिए अरबाब हमें और आपको कि जो लोग सेनेट में मुंतखब होके आते हैं वो मुंतखब नहीं हो रहे, वो एक मिसाल कायम हो गई कि वो पैसे के जरिए आते हैं। क्या किसी ने पूछा है कि 10 सालों के अंदर जो सिंध की हुकूमत को NFC अवार्ड के तहत 14,000 अरब यानी 14 ट्रिलियन जो उनको दिया गया, और अभी जो हमारी दौरे हुकूमत के अंदर उनको 1600 अरब दिया गया NFC अवार्ड के तहत। दो अलग लफ्ज हैं। जब भी खरीद की बात आ रही है तो पीपल्स पार्टी या इनडायरेक्टली नून लीग की बात आ रही है, और जब फरोख्त की बात आ रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात आ रही है। आपके वो मेंबर्स जो नून लीग के टिकट की खातिर अपने आप को बेच रहे हैं या पीपल्स पार्टी से पैसे लेकर वोट उनको दे रहे हैं, नून लीग के टिकट में क्या कशिश उन्हें महसूस हो रही है? नून लीग तो इस वक्त ऑपोजिशन में, आप हुकूमत में, आपके टिकट को छोड़कर आपके खिलाफ वोट देकर वो नून लीग के टिकट की खातिर यूसुफ रजा गिलानी को वोट दे रहे हैं, तो इस पर तो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अरबाब देखिए इन्वेस्टिगेशन भी होगी, लेकिन आपने मेरी बात कंप्लीट नहीं होनी थी। मेरा सवाल ये है कि जब आपको 14 ट्रिलियन आपको सिंध की हुकूमत के लिए दिए जाते हैं और आप सिंध जो है वो थर कहत ज़दा हो जाता है, लड़काना एड्स ज़दा हो जाता है, कुत्तों के काटने की वैक्सीन वहाँ पे नहीं मिलती, स्कूलों और कॉलेजों के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर घोड़े और भैंसे बंदे जो है वो बंधे हुए होते हैं, और कराची जो है वो रोशनी का शहर गंजदा हो जाता है। क्या इन्होंने वहाँ पे सिंध के जो पैसे, टैक्स पेयर का पैसा है वो यहाँ पे खरीदो फरोख्त के लिए लगाया है? जो जरदारी बिलावल के जो कुर्बानी के बकरे भी वो भी दूसरों की जेब से निकाले, क्या वो अपनी जेब से पैसा निकालेगा? तो इसका मतलब तो ये कि वो सिंध के लोगों के जो पैसे हैं वो सिंध के लोगों का जो है वो गरीब करके वो यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त करते हैं ताकि वो अपनी मर्ज़ी के फैसले फिर सेनेट के अंदर या फिर असम्बली के अंदर जो है वो सादर कर सकें। दूसरा मेरी बात ये कि आपने कहा कि वोट बेचने वाले और वोट खरीदने वाले। मेरा सवाल ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, 176 के बजाय 178 वोट पड़ गए। वो सब के सब चेहरे आपने देख लिए जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ कि अपनी पार्टी के लोग एलाइज वहाँ पे खड़े थे। ऑन कैमरा सेशन हुआ है, पूरी दुनिया ने उनको देखे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कितनी बहादुरी के साथ दोबारा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके। तो क्या वही लोग जब फौजिया अरशद का इलेक्शन था तो 174 वोट्स मिलते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है तो वो सारे के सारे खड़े। तो इसका मतलब है कि जो लोग बिके हैं या जिन्होंने जानबूझ के हफीज़ शेख को वोट नहीं दिया, ज़मीर की खरीदो फरोख्त हुई है, तो उसमें आपको पीपल्स पार्टी से और PMLN से जवाब लेना चाहिए, मौलाना फजल रहमान से लेना चाहिए जो खुद कहते हैं कि 25 वोट ज़्यादा मिलने चाहिए थे। देखिए एक डेटा है जिसके अंदर हाउस के अंदर सबसे ज्यादा हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, तो फिर हमारे ही सेनेटर बनने चाहिए।
जरदार साहब, जब देखें, जब उन लोगों से पूछा जाता है, नून लीग और पीपल्स पार्टी से पूछते हैं, तो वो ये कहते हैं कि उन्हें जो बेहतर कैंडिडेट लगा, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, उन्हें जो बेहतर कैंडिडेट लगा उन्होंने ज़मीर की आवाज़ पर उनको वोट दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब ये सवाल होता है तो वो कहते हैं कि लोग बिके हैं। अब लोग बिके हैं आपके, तो निशानदही आपको करनी है, उन लोगों को सामने लाकर इबरत का निशान आपने बनाना है, ताकि आइंदा कभी खान साहब के किसी कैंडिडेट पर अदम एतमाद वो ना कर सकें। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप पर आयद होती है, क्योंकि वो लोग तो ये कहते हैं कि ये तो ज़मीर के तहत इन्होंने वोट दिया, हमने तो कोई पैसे नहीं दिए। इल्ज़ाम आपके लोगों पर लगा तो साबित भी आपने करना है ना इन्वेस्टिगेशन के बाद। देखिए अरबाब, ठीक है, आई एग्री विद यू अरबाब, लेकिन ज़मीर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में ठीक था, ज़मीर हमारे पार्लियामेंटेरियन का फौजिया अरशद साहबा के 174 वोट पे ठीक था, हफीज़ शेख की टाइम के ऊपर ठीक नहीं था। PMLN और PDM जो है ये करप्ट लोगों का टोला जो है, जो पैसे की और धांधले की सियासत करते हैं, जो ब्लैक मनी या फिर अपने दौरे हुकूमत में जो पाकिस्तान को उन्होंने लूट के खा लिया, उसको वाइट करने के लिए, ज़मीर की खरीदो फरोख्त के लिए, लोगों के लिए धांधली की हुकूमत जब सेनेट के अंदर करते हैं, तो उस वक्त जो है जब वो खुद एक्स प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर राजा परवेज अरशद कहे कि हमने इनको एडवांस दिया हुआ है, एडवांस पकड़ा है उन्होंने बाबा, जब मरियम नवाज कहे कि हमने इनको टिकटें दी हैं, जब सैयद अली हैदर गिलानी कहे कि आपने वोट को ज़ाया कैसे करना है, जब नासिर शाह कहे हमने आपको इतने पैसे देने हैं, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आपको बार बार कहें वो आप स्टैंडिंग कमेटियों में भी जाएं, वो इलेक्शन कमीशन के अंदर भी जाएं, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाएं, वो ऑर्डिनेंस भी लेकर आए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हर वो कोशिश करे जिसकी वजह से धांधली वाली जो है वो इलेक्शन ना हो, जिसकी वजह से नोट ना चले, जिसकी वजह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और PDM करप्ट चोरों का गुलदस्ता बार बार कोशिश करे कि धांधली और पैसे वाला हो। तो सवाल तो उनसे होना चाहिए, जब हमारी बारी आएगी हम अपने लोगों के ऊपर नजर रखे हुए, जब हमने पहले भी अपने 20 लोगों को निकाल के बाहर कर दिया था, तो ये जुर्रत भी 2018 के जनरल इलेक्शन से पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में थी, वरना सेनेट के इलेक्शन में अगर बिलावल को इतराज था, अगर सेनेट के इलेक्शन में अदम एतमाद पे PMLN को इतराज था, तो उन्होंने तो कमेटी बनाई थी कि वो किधर है हमारे सेनेटर, तो इतनी जुर्रत पैदा करें ना, बताएं वो उनके सेनेटर किधर हैं, तो हम तो अपना जवाब देंगे। लेकिन खरीदो फरोख्त तो इस वक्त PDM ने किए, जो उनका खासा है, उनको ये आदत है, वो हमेशा पाकिस्तान में जब अपनी हुकूमत में होते हैं तो वो पैसे चुरा लेते हैं, पाकिस्तान के तमाम इदारों को मफलूज कर जाते हैं, वो बाहर भिजवा देते हैं, जिस टाइम दोबारा हुकूमत में आना है और वो जुर्रत जो खान साहब ने, अरबाब, सवाल तो हमें ये करना चाहिए कि वो जुर्रत जो KP में खान साहब ने दिखाई थी, वो जुर्रत यहाँ पर नहीं दिखाई ना। उन्होंने अपने उन अरकान को माफ कर दिया, आम माफी दे दी, उनसे ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले लिया, और अब फिर जब सादिक संजरानी और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान चेयरमैन सेनेट का मुकाबला है, तो अब क्या ओपन बैलेटिंग के हक में आप लोग हैं? जब 53 वोट अपोजिशन के पास हैं, 47 वोट आपके पास हैं, अब क्या होगा फिर? देखिए मेरे इसके पास दो जवाब है। हमने अपने लोगों को टेस्ट करने के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने प्राइम मिनिस्टरशिप को, अपनी गवर्नमेंट को दाव पे लगाया। कोई इतनी जुर्रत नहीं कर सकता, हालांकि हमने तो 174 वोट ले लिए थे, और एज पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त सेनेट के अंदर सबसे ज़्यादा PTI के ही सेनेटर्स हैं, तो हमें तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने साबित किया पाकिस्तान के लोगों को कि मेरे पास मॉरल अथॉरिटी भी है और मेरे पास जो है वो कानूनी अथॉरिटी भी है। उन्होंने दोनों तरीके से साबित किया और मौका दिया, टेस्ट किया उन लोगों को जिन्होंने वोट बेचा था। वो तो सबके सब सामने के सामने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े थे। दूसरी बात ये कि अभी तो एक दिन हुआ है, अभी तो सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन के अंदर गए, वेकअप कॉल दिए कि आप जागें। जब आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी थे कि सिक्रेसी ऑफ बैलेट जो है वो ताहयात नहीं हो सकती है, आपको ये फॉर श्योर करना पड़ेगा कि खरीदो फरोख्त ना हो, ट्रेसेबल वोट हो, तो उसका जवाब तो उनको देना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि डस्का के इलेक्शन में जब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन रात के 3 बजे 27 पोलिंग स्टेशन के बजाय पूरे इलेक्शन कमीशन एज ए ट्राइब्यूनल काम करके नल एंड वाइड करार दे देती है, तो फिर इस भी यूसुफ रजा गिलानी के जाली इलेक्शन को, पैसे के इलेक्शन को इनको डिसीट करना चाहिए, फिर दोबारा से इसको पर इलेक्शन होना चाहिए। 12 को जो है वो सेनेट के चेयरमैन का जो है वो दोबारा से इलेक्शन है, तो फिर इनको भी ओथ से पहले डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, क्योंकि तमाम दस्तावेजी सबूत और जो वीडियो के सबूत हैं वो यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ जाते हैं। तो ये धांधली वाला सेनेट को कबूल नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि सादिक संजरानी साहब जो हैं वो ओपन बैलेट होना चाहिए। देखिए हमने पूरी उम्र हमने इस बात की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, चाहे वो इलेक्शन कमीशन में गए, चाहे वो उसमें स्टैंडिंग कमेटीज में गए, चाहे वो ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने हर जगह कोशिश की कि ओपन बैलेट हो, सीक्रेट बैलेट ना हो, ताकि
लोगों को पता चल सके कि जितने उनके वोट हैं, जितने उनकी पार्टी की टिकटें, जितने उनके लाइज है, उतने उनके सेनेटर्स बनने चाहिए। अब अपोजिशन को चाहिए कि यूसुफ रजा गिलानी को डिसीट करवाए, फिर ओपन बैलेट की बात करें। पीटीआई तो ऑलरेडी अपने स्टांस में खड़ी है, पीटीआई तो सुप्रीम कोर्ट में खड़ी है ओपन बैलेट के जरिए, पीटीआई तो ऑलरेडी ऑर्डिनेंस लेकर आ चुकी है। तो पीटीआई को तो मौकफ सामने, हमने तो इसी के लिए जदोजहद की है। ये जुर्रत पैदा करे ना, ये बताए ना कि ये किस तरीके से इलेक्शन जीतते हैं। हमने तो अपना कैलिबर और अपना स्ट्रेचर जाहिर कर दिया है जी। तो जरदार साहब, अगर गिलानी साहब डीसीट हो भी जाते हैं, उनकी जगह पीडीएम का कोई और कैंडिडेट आ जाता है और बिलफर्ज वो सीट अगर आपको भी मिल जाती है, तो भी ये मामला फिर 53-47 से 52-48 पे चला जाएगा। फिर भी चेयरमैन सेनेट के लिए आपके पास 3 वोट कम ही रहेंगे। तो उस सूरत में भी आप ओपन बैलेटिंग के हक में हो गए। हुकूमत फिर भी ये चाहेगी कि चेयरमैन सेनेट का इंतखाब ओपन बैलेटिंग के जरिए हो, चाहे सादिक संजरानी के मुकाबले पे यूसुफ रजा गिलानी हो या कोई और हो। देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ, जो मैं अपना मौक़िफ़ आपको बता सकती हूँ कि मैंने हमेशा सादिक संजरानी साहब को डिफेंड किया है और मेरा फ़र्ज़ है। इससे पहले कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको अपना कैंडिडेट जो है सेनेट चेयरमैन का उनको डिक्लेयर किया, मैं उससे पहले भी हमेशा बार बार इसलिए सपोर्ट करती हूँ कि देखिए, मैं डेरा गाजी खान से मुंतखब होकर आई हूँ। मुझे पता है कि जो दूर के एरिया होते हैं, साउथ पंजाब जैसे एरियाज़ की क्या डिप्रेवेशन होती है। जब उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कोई सीट मिलती है तो वो कितना खुश होते हैं, वो समझते हैं कि उनकी महरूमी का अजाला हो गया। इसी तरह सूबों के ऊपर है, जो हमारे छोटे सूबे हैं जैसे बलोचिस्तान है और केपी हैं, वहाँ पे जब सेनेट का चेयरमैन मुंतखब होकर आएगा तो मैं समझती हूँ कि बलोचिस्तान मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाएगा, वो नेशनलिज्म का हिस्सा बन जाएगा। सादिक संजरानी जिस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से सब लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं और उन्होंने जिस तरीके से सेनेट के तकद्दुस को जो है वो मैं समझती हूँ रिट्रीव किया है, पामाल होने के लिए तो गिलानी साहब खुद ही काफ़ी हैं। तो उन्होंने तो ये तक कहा है कि मैं गिलानी साहब के पास खुद जाऊँगा और मैं उनसे वोट मांगूंगा। ये संजरानी साहब का बलोचिस्तान का राइट है और ये बात याद रखिए कि वो ऑलरेडी सेनेटर हैं, वो री इलेक्शन के अंदर जा रहे हैं, वो कोई दोबारा से सेनेटर मुंतखब नहीं हो रहे कि सीक्रेट बैलेट हो या ओपन बैलेट हो, वो अपनी सीट को रिट्रीव करने की कोशिश करें। और ये बात याद रखिएगा, जब सादिक संजरानी पहली दफ़ा सेनेटर बन रहे थे, जब पहली दफ़ा चेयरमैन बन रहे थे, तो उनको जब हमने सपोर्ट किया था, बेसिकली तो उनके साथ जो है वो जो मांडी वाला हैं वो उनके जो वाइस चेयरमैन हैं, बेसिकली तो दोनों का जो कपल आया था या दोनों का जो पेयर आया था वो तो बेसिकली उनकी तरफ से आया था, पीपल्स पार्टी की तरफ से आया था। तो उनको चाहिए कि बदला लेने के बजाय, बलूचिस्तान से बदला लेने के बजाय उनको सपोर्ट करें। सादिक संजरानी साहब को इसलिए चेयरमैन रहने दें क्योंकि वो सबके साथ बना के चलते हैं, वो सबको साथ लेकर चलते हैं और छोटे सूबों की ज़रूर वफाक के अंदर नुमाइंदगी होनी चाहिए। अगर एक का दुका एक सेनेट चेयरमैन बन ही गया तो खुदा का वास्ता उनके एहतराम में कमी नहीं करनी चाहिए, उनको वोट देना चाहिए क्योंकि वो पहले भी उनके कैंडिडेट। और फिर जत्ता साहब, अब डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त हुकूमत पर भी, खान साहब पर भी, कि वो MQM से लेकर आएंगे, काफ लीग से लेकर आएंगे, GDA से लेकर आएंगे। चूँकि तीनों ही जमातें आपकी इत्तेहादी हैं और तीनों की भी अपनी अपनी जगह बहुत अहमियत है, खान साहब को एतमाद का वोट भी उनको दिया है, तो अब किसका डिप्टी चेयरमैन खान साहब लाएंगे और फिर किन 2 जमातों को नाराज़ करेंगे? देखिए अरबाब, पहले तो मुझे अपने एलाइस का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में और हर जगह पे वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े। एलाइस को लेकर चलना कोई इतना आसान नहीं होता। जब आपकी कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो आप अपने एलाइस को साथ लेकर चलते हैं, उनके अपनी डिमांड होते हैं, उनके अपनी पार्टी के नज़रिए होते हैं। संजरानी साहब का जो डिसीजन है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लिया और तमाम हमारे, आपको पता है कि काफ लीग के पास जब बिलावल जरदारी गए तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो सादिक संजरानी साहब के साथ खड़े। तो ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ बैठेंगी और जल्दी उसका डिसीजन हो जाएगा। मैं इस लिस्ट के ऊपर कोई कमेंट इसलिए नहीं कर सकती हूँ कि अरबाब, मैं ज़ाहिर बात है उस डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं हूँ, बट आई एम श्योर जिस तरह सादिक संजरानी साहब का इतना अच्छा डिसीजन हुआ है, जो सबके लिए जो पॉपुलर डिसीजन है, एक्सेप्टेबल भी और बलूचिस्तान के लोगों को नुमाइंदगी भी मिलेगी, मेरे ख्याल में कि ये डिसीजन भी इंशाल्लाह बेहतर ही जाएगा और ऐसा पेयर होगा जिसकी वजह से ये इंशाल्लाह जीत सकेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। इज़्ज़त ताज गुल साहिबा वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियात हमारे साथ मौजूद थी और अपने एलाइस का किया और साथ ही उन्होंने कहा कि अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतमाद का वोट ले लिया है और यूसुफ रज़ा गिलानी को पहले D सीट होना चाहिए, फिर नया PDM का कैंडिडेट ओपन बैलेटिंग के ज़रिए आना चाहिए और फिर उसके बाद चेयरमैन सेनेट का मुकाबला ओपन बैलेट ही के ज़रिए होना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी की इस पर राय जानेंगे। चौधरी मंजूर साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो अब 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होना है। यूसुफ रज़ा गिलानी व मुकाबला सादिक संजरानी, ये मुकाबला होना है। और अब इससे पहले 11 मार्च को इलेक्शन कमीशन को वो समाअत भी करनी है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स की जानिब से पिटीशन दायर की गई थी उस वीडियो की तहकीकात होने से मुताल्लिक। तो अब क्या सूरत हाल बनती है? आज एक और पिटीशन दायर की गई है कि उससे पहले समाअत की जाए और उसका फैसला चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से पहले होना चाहिए। चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, 12 तारीख को क्या आप लोग चाहते हैं कि ओपन बैलेटिंग के जरिए चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो या सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए हो? चूंकि पहले हुकूमत ये चाहती थी ओपन बैलेट के जरिए हो, लेकिन अब तो उनके मेंबरान की तादाद ही कम है, अब लीड आपके पास है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक बात कही है कि आप जो भी प्रोसेस करना है उसको आप सोच समझ के लेकर आइए। पहले आप घर में बैठे सारा बड़के मारते रहेंगे तो उससे तो कुछ नहीं होगा। अगर कोई कानून साजी करनी है तो उसका एक तरीक़ेकार है। हमने 125 मेंबरान के साथ, आपको याद होगा, या 18वीं तरमीम की थी, तो 125 मेंबरान तो सादा अक्सरियत भी नहीं है। और पाकिस्तान की तारीख में शायद जब आइन बना था, आमरों को छोड़ दें, आमरों ने तो किसी से वोट नहीं लिया था ना आइन में तरामीम करने के लिए, ना ज़ियाउल हक ने ना मुशर्रफ ने। लेकिन अगर आइन के अंदर कोई तरामीम हुई है तो वो 101 तरामीम 18वीं तरमीम के जरिए हुई। NFC अवार्ड हुआ, खैबर पख्तूनख्वा को उसका नाम दिया गया। तो हम अब भी चाहते हैं कि अगर आपने कानून साजी करनी तो उसका एक तरीक़ेकार है। आप बैठिए, सामने रखिए टेबल पे, जो कुछ भी होगा हम बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हर वक्त कोई बेहतरी का अगर कोई लेकर आना चाहते तैयार है। लेकिन चूंकि कल तक आप बढ़ के मारते थे, आज आ जाएं, फिर आप कल बिल ले आए ना। अभी तो आपके कल सेनेट का इजलास बुला लिया, अभी तो एक दिन में बिल हो सकता है, ले आए। अगर आप कानून और आइन की और जेन्युइनली दुरुस्त बात कर रहे थे तो आज ले आए, शो ऑफ हैंड के जरिए ले आए। लेकिन चूंकि जो चीज आपको सूट करती है वो आपके लिए ठीक है, जो आपके साथ आ जाए वो ठीक है, वो आबे ज़मज़म से नहा लिया और बाकी सारे करप्ट। जो कानून सूट करता है वो ठीक है, जो नहीं करता वो गलत है। ये चीजें नहीं इस तरह से चला कर। तो चौधरी साहब, इस पूरे एपिसोड में जो सेनेट इलेक्शन की 3 मार्च को चली है, ये इलेक्शन कमीशन के किरदार से आप मुतमईन हैं? चूंकि अरे हुकूमत से आप देखें क्या सा रिएक्शन आया, खुद वजीर आजम, वफाकी वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और किरदार पर सवाल। देखिए ना, जरा इसी वजीर आजम का, जो सिलेक्टेड वजीर आजम है, इनका कुछ देर पहले का जरा बयान पढ़ ले, इसी चीफ इलेक्शन कमीशन के मुतालिक। वो वजीरिस्तान गए थे, वहां पे उन्होंने क्या कहा था, कितनी तारीफें की थी उसकी, और आज वो उसको गालियां देने पे उतर आए। यही इनका प्रॉब्लम। ये किसी एक जगह पे स्टेबल नहीं है, ना कोई स्टेबल पॉलिसी है, ना विजन है, ना पॉलिसी है, ना प्लानिंग है, ना कोई इम्प्लीमेंटेशन है, कुछ भी नहीं है। डंग टपाऊ पॉलिसी है। ये कब तक आप चला सकेंगे? वो लियाकत बलोच साहब ने कहा है ना कि ये जब बॉलर थे तो थूक लगाकर वो चमकाते थे एक तरफ से गेंद और वो स्विंग होती थी। अब थूक लगाकर ये मुल्क चलाना चाहते हैं। थूकों से मुल्क तो नहीं चला करते। लेकिन चौधरी साहब, उस दिन 3 मार्च से पहले वीडियो जब सामने आई अली हैदर गिलानी साहब की, 2 मार्च को वीडियो सामने आ गई। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस तो ले लिया लेकिन उसकी समाअत नहीं मुकर्रर की। 4 रोज़ बाद समाअत का ऐलान किया, जो मजीद 5 रोज़ बाद थी, यानी 11 मार्च को। तो ये तमाम चीज़ें इलेक्शन कमीशन के किरदार को मशकूक नहीं बना देती कि वो बड़ा स्लो इस मामले को देख रहा है, टेकअप कर रहा है? नहीं, देखिए, उसमें कोई ऐसी चीज सामने नहीं आ सकी। मैक्सिमम डेवलपमेंट फंड्स की बात है, और वो तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने 50 करोड़ दे दिया था। अगर वो जुर्म है तो सबसे बड़े मुजरम तो फिर ये। सो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि वो कह रहे हैं जी क्या वोट, अगर आपको वो, उन्होंने कहा जी कि हमारा वोट बाहर ले लिया जाएगा। वो अली हैदर गिलानी के साथ रहे हैं, उनका ताल्लुक रहा है, वो इकट्ठे उन्होंने NDU के अंदर वो किया है, कोर्स किया है जो होता है, तो उसका ताल्लुक था। उन्होंने कहा जी हम वोट देना चाहते हैं लेकिन पार्टी की मजबूरी, पार्टी हमें कह रही है कि आप अपना वोट बाहर ला कर देंगे, और आपको एक मोर लगा हुआ, एक हमने ऑलरेडी कास्टेड वोट जिसके आगे 1 लिखा होगा वो देंगे। तो वो उनको समझा रहा है कि आप फिर नीचे गिलानी साहब के भी आगे 1 लिख देंगे तो वोट कैंसिल हो जाएगा। यानी वोट बाहर लेकर जाना दुरुस्त है, यानी वोट दूसरे का बाहर सादा वोट लेकर जाना, ओपन बैलेट पेपर लेकर जाना दुरुस्त है, उसको खराब करना गलत। सही। चल, साहिर अफजल तारड़ साहब नून लीग की रहनुमा भी चौधरी साहब मौजूद हैं, जरा उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू पर जान लेते हैं। सारे मियाँ साहब ने भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नाम पर एतमाद का इजहार किया है, लेकिन ये नून लीग इस पूरी सूरत हाल में क्या हासिल कर रही है? पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट को चेयरमैन सेनेट बनवाने जा रही है, हुकूमत के भी लोग वहाँ पर आ गए। जी
नहीं, वो ज्वाइंट देखिए जी, कैंडिडेट सबसे है, आप पहली इस तरह बात से ये ना है करें। कि जब आप जी एक सेकंड जी, चौधरी साहब क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी साहिरा साहब, एक चौधरी साहब कुछ कह रहे थे जी। चौधरी वो साहब। हम सबका मुश्तरका कैंडिडेट है भाई, वो इस वक्त पहले भी मुश्तरका था, अब भी है। अच्छा, सही है, सही जी। साहिरा साहबा, तो मुश्तरका देखिए, कैंडिडेट यूसुफ सबसे रजा पहली गिलानी को बात मियां ये साहब है ने भी सपोर्ट कर दिया कि इस वक्त कोई हम पीपल्स पार्टी की या PMLN की JJY की बात नहीं कर रहे, हम PDM की बात कर रहे हैं। लगता है कि कौन सी कोशिश नहीं की गई कहने के लिए कि वो जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से बहुत सारे लोग हमारे कहते हैं जी आपने इस्तीफे नहीं दिए। मुझे अगले दिन किसी ने ये भी सवाल किया कि जनाब आप जरदारी साहब को मान गए कि उन्होंने कहा था कि हाउस के अंदर रह के करें। तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि देखें, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू फर्क है, लेकिन कोalition का मकसद ये है कि जो एक कहता है दूसरा उसकी राय का एहतराम करे, और जो नतीजे इस वक्त PDM को मिल रहे हैं और जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो उसी इत्तेहाद की वजह से है। और बिल्कुल गिलानी साहब हमारे भी उम्मीदवार हैं। अच्छा, उसकी वजह ये है कि हमने मिलके 83 वोट PMLN के पड़े, और मैं ये समझती हूँ कि और अल्लाह की मेहरबानी से गिलानी साहब बहुत अच्छे, उनकी अपनी भी बहुत अच्छी एक मतलब गुडविल है लोगों के साथ। मैंने खुद उनके साथ असेंबली में देखा है, उन्होंने क्रॉस द बोर्ड बहुत अच्छा सलूक किया। और देखें, मैं ये समझती हूँ कि ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि हुकूमत वक्त अपनी इस्लामाबाद की सीट आ रही है। सही। तो चौधरी साहब, इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जो जी, आप साहब। लोगों को खदशात है ना, हमें क्या गेन होगा, हमें जो कुछ हम चाह रहे हैं हमें अल्लाह की मेहरबानी से वो सही। मिल रहा है, और वही हम हासिल कर रहे हैं। तो चौधरी साहब, ये 12 लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाकई गिलानी साहब से नून लीग का टिकट की डिमांड की थी कि हम आपको वोट देंगे लेकिन नून लीग के टिकट आप हमें दिलाएं। अगले इलेक्शन में क्या वाकई नून लीग PTI के 12 लोगों को टिकट देनी जा रही है? नहीं देखें, उनमें से एक दो लोगों ने कहा जी कि अगर हम आपको वोट देते हैं, फर्ज कर लें, तो PDM पूरी हमारे साथ वादा करे कि अगर बाय इलेक्शन आता है तो उसमें हमें सपोर्ट करेगी। तो बस कराची के अंदर लोग हैं, कराची के अंदर से लोगों ने कहा, तो वहां पे तो देखिए ना, ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरह से सारा बीबी ने कहा कि अल्टीमेटली हम अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर PDM के अंदर जाते हैं, वहां पे बहस होती है, जो ज्यादा लगे कि ये ज्यादा बेहतर नुक्ता नजर है उसको अपना लिया जाता है। और यही कोलिशंस का, यही ज्यादा लोग इकट्ठे होकर जब फैसले करते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। हम ये समझते हैं कि देखिए ये बात उनकी दुरुस्त है। मसलन मुझे एक मेंबर ने कहा जी, कौमी असम्बली के मेंबर ने कहा कि मैं एक दिन हफीज शेख को मिलने गया, तो वो खड़ा हुआ था, उसने मुझे कहा जी आप कौन है? उसने कहा जी मैं MNA हूँ, बताएं। उसने कहा जी मैं तो बिल्कुल परेशान, मेरे साथ कुछ लोग थे, मुझे तो जमीन रास्ता ना दे, मैं किधर चला जाऊं, कि मैं तो MNA जो होता है ना उसका बड़ा नखरा होता है, मैंने इतने वोट लेकर जाता है, लोग साथ हो तो बिल्कुल ही बंदा तो मर जाता है अगर कोई। लेकिन चौधरी साहब, फिर ये अदम एतमाद फिर ये हफीज शेख पर हुआ ना, ये इमरान खान पर, फौजी अरशद पर तो नहीं हुआ। फौजी अरशद 174 वोट ले लेती हैं, इमरान खान साहब 178 वोट ले लेते हैं, तो फिर वो हफीज शेख साहब की पॉलिसीज या उनकी शख्सियत का मसला हुआ? इसलिए हुआ कि हफीज शेख की कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर की होती है। इसी हफीज शेख से जब हमने 50% तनख्वाहों में इजाफा करवाया था, तो ये कैबिनेट की मीटिंग के अंदर उठ के खड़ा हो गया था, इसने कहा था मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो हमारे कुछ मिनिस्टर्स ने कहा था कि लाएं फौरी करें, नेक काम में देर क्यों कर रहे हैं। और फिर हमने हफीज शेख को निकाल के सलीम मांडवी वाला को लेकर आए थे। ये जो आपका कैमरा मैन है, इसकी क्या दुश्मनी है हफीज शेख से? चूंकि हफीज शेख ने इस मुल्क के लोगों को बर्बाद किया है, महंगाई के जरिए, बेरोजगारी के जरिए चीखें निकलवाई, और चूंकि इसको इमरान खान सपोर्ट कर रहा है, इमरान खान का कैंडिडेट था हफीज शेख, इसलिए इमरान के खिलाफ हुआ कि असल तो कैंडिडेट हफीज शेख इमरान खान का, जिसकी वजह से ये सारा हुआ। सही। तो सायरा अफजल साहिबा, ये फौजी अरशद साहिबा भी तो इमरान खान की कैंडिडेट थी जो 174 वोट लेने में कामयाब हो गई। फिर ये फ़र्क कैसे करेंगे कि किसने अदम एतमाद किया, किसने इमरान खान पर एतमाद किया? फिर अब इसका नतीजा कैसे निकालेंगे? ये तो बड़ी पेचीदा हो गई सूरत हाल। देखिए, मुझे यकीन करे वाकई उस दिन बड़ा अफसोस हुआ, अगर जरा सी हम मेहनत विमेन सीट पे भी कर लेते ना, और तो आप देखें कि रिजल्ट क्या होते। मसला क्या है? मसला ये है कि पूरा फोकस हर किसी का था। एक चीज आप बार बार बोल रहे हैं, हफीज शेख, इसमें कोई शक नहीं कि कोई पॉलिटिकल बंदा होता तो शायद थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क पड़ जाता, लेकिन वो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो इमरान खान की PTI की हुकूमत का फाइनेंस मिनिस्टर है।
इन्होंने क्यों नहीं उसको केपी से लड़वाया? अगर इनको इतना पता था, सुना है पंजाब में भी कोशिश हुई, लेकिन मसला ये है कि लोगों ने इस हुकूमत पे एतमाद किया। देखिए, जो फाइनेंस मिनिस्टर था ना, वो गवर्नमेंट का एक सिंबल था, और मैं हैरान हूँ कि किस तरह अगले दिन वो जाते हैं और इमरान खान कहता है जी कि मुझे एतमाद है आपकी पॉलिसियों पे और काम जारी रखने का। मतलब कोई जरा शर्म होती है कि आप कम अज कम खुद हुकूमत नहीं छोड़े वो लोग। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, मैं हैरान हूँ इनकी उस सोच के ऊपर। खुद ये जो काम करें वो ठीक है, मेरे पास 10 मिसालें हैं। जब हमारा कोई बंदा शामिल होता था ना इनके साथ, आज एक और विकेट गिर गई, और वो कौन इनके साथ मिलाता था सबको पता है। अच्छा, इन्होंने अब अच्छा, आप पैसे लेके टिकट दें तो आप ठीक हैं, आप ईमानदार हैं। अच्छा, अगर मेंबर वोट पैसे लेके टिकट दें जो कि कहीं से साबित नहीं हुआ, लेकिन आप सोच लें तो वो ठीक है। लेकिन ये अगर टोबैको ग्रोवर को और अबड़ों को और अब्दुल कादिर जैसे लोगों को करोड़ों रुपया टिकट के लेके दें तो ये ईमानदार है, लेकिन मेंबर पैसे लेके वोट दें तो वो बेईमान है। एजेंसियां उनके पीछे लगाई, मतलब क्या क्या ड्रामे नहीं किए। और अगर बंदे में जरा सा जरफ हो ना, तो जो लोग आपको सीक्रेट बैलेट के जरिए डिसोन कर रहे हैं ना, आप इतनी इखलाकी क्यों कहते हैं? मेरे मुंह पे कहें, 2.5 साल हुकूमत में रहते हैं, जो मुल्क में जिस तरह ये बचे हैं, मतलब मैं इस्लामाबाद में थी, जो पार्लियामेंट लॉजेस का माहौल था, मेरे अपने MNA के बारे में जो हाफिजाबाद से है मशहूर है कि उसको कंटेनर में बंद किया, इस तरह नहीं होता। मतलब उसने तो, वो तो पागल, आप उनकी तकरीर उठा के देख लें। ठीक है, वो तो कहते थे मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। चीजें इस तरह नहीं चलती, लोगों ने उन पे कह दिया। मतलब वो क्या चाहते हैं? खुद ये जूतियां मारते हैं, जो कुछ इन्होंने वहाँ पे हमारे मेंबर्स के साथ और मरियम औरंगजेब के साथ किया। सही, वो तो इंतहाई काबिल मजम्मत था। बिल्कुल। साहिर अफजल साहब बहुत शुक्रिया, नून लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। चौधरी मंजूर साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का। गुफ्तगू आपने सुना। ब्रेक के बाद महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। पहले सिर्फ दूध की कीमतें बढ़ी थी और अब मुर्गी की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और एक हफ्ते पहले दूध की कीमत में 10 रुपये इजाफा हुआ। 2-4 दिन पब्लिक ने शोर मचाया, हमने भी आवाज़ उठाई और उसके बाद सब अपनी अपनी रूटीन में मगन हो गए। तो हुकूमत ने सोचा कि इस इजाफे से तो पब्लिक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी ने दूध का इस्तेमाल कम नहीं किया, मुकम्मल छोड़ देना तो बहुत ही दूर की बात है, तो क्यों ना मज़ीद चीज़ों को भी महंगा किया जाए और शदीद महंगा किया जाए। मुर्गी की कीमत जो चंद हफ्तों पहले तक 300 से 350 रुपए किलो थी, वो अब बढ़ते हुए 500 के हिस्से को छू रही है। यानी पाकिस्तानी इस वक्त तारीख की महंगी तरीन मुर्गी खा रहे हैं। और मार्केट में जिस खरीदार से भी पूछ लो, वो कहेगा कि मुर्गी बहुत महंगी है, कुव्वत ख़रीद से बाहर है, लेकिन फिर भी खा रहे हैं, खाना नहीं छोड़ेंगे। तो ज़ाहिर है हुकूमत और व्यापारी भी इस कीमत को बढ़ाना नहीं छोड़ेंगे। अब ये पूरी सूरत हाल है। तारीख की महंगी तरीन मुर्गी की कीमत इस वक्त हो चुकी है। इसकी वजूहात क्या हैं जानने की कोशिश सिद्दीकी साहब, पोल्ट्री एसोसिएशन के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं। मारूफ साहब, अगर बिल्कुल सादा और आसान अल्फाज में समझा सकें आप कि ये पिछले कुछ दिनों से मुर्गी इतनी महंगी क्यों हो रही है? कहीं कहीं तो 500 रुपये फ़ी किलो, 500 से भी ज़ायद इसकी कीमत हो चुकी है, क्या वजह है इसकी? 500 रुपए किलो तो नहीं है, 475 और 480 रुपए के दरमियान में, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और पीछे सप्लाई जो है वो काफी कम हुई हुई है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर पेशावर के कुछ इलाकों में कहीं 500 रुपए 520 रुपए किलो मुर्गी मिल रही है। अपने रिपोर्टर से हमने कंफर्म किया, आप अपनी बात कीजिए। मुमकिन है। मैं उस बहस में बिल्कुल भी उलझूंगा नहीं। हर इलाके का अपना अपना रेट है, मुमकिन है कि किसी ने की भी हो। चूंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, मैं इससे थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। कोरोना की वजह से जो शादी ब्याह हो रहे थे वो रुक गए थे, और जब ये कोरोना का मसला कुछ कम हुआ और शादी हाल खुले और उसके साथ साथ जो है बैंक्वेट वगैरह खुले, आप ये देखेंगे जगह जगह शादी हो रही है। पहले कराची जैसे और हैदराबाद जैसे शहर में दोपहर में शादियां नहीं होती थी, आजकल दोपहर में भी हो रही है और शाम में भी हो रही है। लेकिन मानू साहब, आप ये डिमांड और सप्लाई का मसला बता रहे हैं। अगर डिमांड इतनी ज्यादा है, जब आप मार्केट्स में जाएं वहां तो दुकानों में मुर्गी भरी हुई है, और जब आप लोगों से बात करें तो उनकी कुव्वत खरीद नहीं है मुर्गी को खरीदने की। तो मेरी डिमांड कैसे इतनी ज्यादा है? वही कह रहा हूँ, दुकानों पे जो मुर्गी बिक रही है वो डोमेस्टिक सेल होती है। डोमेस्टिक सेल बिल्कुल नहीं हो पा रही। मैंने अभी आपसे कहा कि डोमेस्टिक सेल ना होने की वजह से वो आपको मुर्गी नजर आ रही है। लेकिन तो जो ऑर्डर सेल होती है, जो आप वो भी देखें, आप सर्वे करवा सकते हैं। जो बात मैंने आपसे कही है, आप अपने तौर पे उसको अपने नुमाइंदे देखें। अब बिल्कुल शादियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, और क्योंकि ये रजब और शहबान में होती हैं
और मैं समझता हूँ ये 15-20 दिन के बाद ये मुर्गी का रेट जो है वो अपने आप ही नीचे आ जाएगा। तब ये डिमांड और सप्लाई। लेकिन मारूफ साहब ये शादियां तो पाकिस्तान में हमेशा से होती रही हैं। कोविड से पहले तो बहुत ज्यादा शादियों का पूरा सीजन होता था, उसमें तो कभी इतनी महंगी नहीं होती थी। 6-7 महीने से नहीं हो रही थी। पहले दोपहर में नहीं शादी होती थी, अब दोपहर में भी हो रही है, शाम में भी और गली मोहल्लों में भी हो रही है। पहले 10-15 साल से गली मोहल्लों में भी जो टेंट लगने थे वो खत्म हो सकते हैं। आप इसको बिल्कुल सर्वे करवा सकते हैं, बिल्कुल सर्वे करवा सकते हैं, आपको सारी सूरत हाल जो है वो सामने आ जाए। लेकिन मारूफ साहब पहले जो शादियां होती थी उसमें तो 800 लोग, 1000 लोग, 1200, 1500, 2-2000 लोग भी होते थे। अब तो शादियों में 200-250 से ज्यादा बंदा इन्वाइटेड ही नहीं होता। अभी भी लोग हो रहे हैं, अभी भी लोग बैंक्वेट्स में तो 200-300 लोगों से ज्यादा की इजाजत ही नहीं है एनसीओसी के जो एसओपीज हैं। सर मैं अभी एक शादी अटेंड करके आया हूँ। चंद तो ज़ाहिर मकामात ऐसे हैं जहाँ जिनकी कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, लेकिन जो नॉर्मल बैंक्वेट्स हैं उसमें तो 200-300 लोग होते हैं मारूफ साहब। सर मैंने आपसे कहा, आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ। उसकी जगह मोहल्लों, गली मोहल्लों में होने लगी ना। अच्छा, दोपहर में होने लगी शादी लोगों। अच्छा, अब इसका हल क्या है? अब ये हुकूमत इसमें कहीं कोई क्या किरदार अदा कर सकती है? ये कीमत नीचे कैसे आएगी, चूंकि डबल हुई है इस वक्त कीमत। ये गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन ये डिमांड और सप्लाई है। आप देखिएगा 15-20 दिन के बाद जो है ये अपने आप रेट जो है वो मुस्तहकम हो जाएंगे। मारूफ साहब ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई का मसला है या कहीं हुकूमत भी इसमें कहीं लैग कर रही है? हुकूमत की भी कहीं कोई कमियां खामियां हैं? सर गवर्नमेंट के बस में नहीं है, गवर्नमेंट के बस में नहीं है। आपने जिस मारूफ साहब आप कह रहे हैं गवर्नमेंट के बस में नहीं है, क्या चीज गवर्नमेंट के बस में नहीं है? ये कीमत, सरकारी कीमत पर फरोख्त करवाना? बस की बात नहीं, मैं गवर्नमेंट की बस के मैं गलत कह गया। गवर्नमेंट उसको मुकर्रर कर नहीं सकती। गवर्नमेंट ने करना है तो हमारे यहाँ जो डिजीज फ्री फ्लॉक्स है पोल्ट्री के, वो आप उनके लैब खोलें और ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर काम करें, जो कि हमारे यहाँ काम हो ही नहीं रहा है किसी सिलसिले में। नहीं तो अब क्योंकि ये बहुत लंबी वैसे गवर्नमेंट ने अभी तक आप लोगों को पाबंद किया कि आप सरकारी कीमत पर इसकी फरोख्त को मुमकिन बनाएं? कोई बातचीत आप लोग की हुई? दुकानदारों के ऊपर बेचारे छापे पड़ते हैं दुकानदार। अब देखें हमें कैसे पाबंद करें। इस वक्त मुर्गी जो है वो मुल्तान से भी आ रही है, रहीम खान से। इतनी डिमांड है कि मुर्गी दूसरे शहरों से आ रही है कराची के अंदर। कराची के गिरदोनवा में आप देखें तो पोल्ट्री फार्म बहुत कम है, सारे के सारे इंटीरियर से आ रही है, मीरपुर खास से आ रही है, उमरकोट से आई है। 800-900 किलोमीटर से जो है वो मुर्गी इस वक्त आके और यहाँ की खपत को किसी हद तक पूरा कर रही है। ये जो आप बता रहे हैं कि बहुत दूर दराज से, पंजाब से मुर्गियां आ रही हैं, तो पहले भी तो वहीं से मुर्गियां आया करती थी ना, अंदरूनी सिंध से, ऐसा नहीं है। जब डिमांड होती है तो जब वहां से आती है, ऐसा नहीं होता कि मुस्तकिल वहां से आती, मुस्तकिल नहीं आती। माशाल्लाह यहाँ अच्छी खासी फार्मिंग हो रही है सिंध के अंदर। तो अभी आप कह रहे थे कि यहाँ के तो फार्म्स बंद हो चुके हैं, जब अभी कोविड की सिचुएशन थी बहुत सारे फार्म्स बंद हो गए। सर वो तो पूरे पाकिस्तान के फार्म बंद हुए ना, उसी की वजह से तो ये रेट है। 25% फार्म बंद पड़े हुए, जो सारे 100% तो बंद नहीं हुएंगे, 25% बंद है। और जाहिर है वो जो है खपत वो पंजाब से पूरी हो रही है। तो मारूफ साहब जब फार्म जब बंद हो रहे थे तो उस वक्त फिर आप लोगों ने उस वक्त नहीं गवर्नमेंट से अपना रोल प्ले करने को कहा कि आपको सपोर्ट किया जाए, फार्म बंद ना किए जाए, वरना फिर आने वाले दिनों में ऐसा हो जाएगा? सर माजरत के साथ उस वक्त आपका भी कोई रोल नहीं था कि आपने कभी ये नहीं पूछा कि भाई ये लोग लॉस कर रहे हैं, ये किस वजह से कर? मारूफ साहब जब आप लोगों ने ट्रक भर के अपने चूजों को तल्फ किया, फेंका, जब आप लोगों के पास खिलाने को फीड नहीं थी, हम तो जब भी आवाज उठा रहे थे, गवर्नमेंट से बोल रहे थे। नहीं सर, एक आध आदमी ने कोई उठाई होगी सर, उस वक्त भी लोगों ने लॉस किया। पिछले 2 साल से लॉस कर रहे हैं लोग। तो अब जाहिर है उस वक्त जो नुकसान आपका हुआ मारूफ साहब, अब उसका बदला फिर आप आवाम से ले रहे हैं कि आवाम अपनी जेब से पैसा? आवाम से नहीं ले रहे आप, ये मतलब थोड़े से अल्फाज को हम बेहतर करें तो ज्यादा बेहतर। आवाम से कोई बदला नहीं ले सकता, आवाम हर वक्त बदला लेती है। आप और हम आवाम में ही शामिल हैं, आम लोगों में ही शामिल हैं। आपकी फैमिली, हमारी फैमिली वालों की ये ख्वाहिश नहीं थी कि वो भी सस्ती मुर्गी खरीदें और सस्ती मुर्गी खाएं, ये इतनी जेब पर भारी न लगे मुर्गी? सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से जब भी कम होगी, रेट कम होगा, तो उसका अंजाम यही होगा जो अब मौजूदा हो रहेगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं अगले 15-20 दिन में आप देखेंगे कि मुर्गी का रेट जो है ना वो कहां तक कम हो जाएगा मारूफ साहब? अगले 15-20 दिन में कहां तक चला जाएगा ये रेट गिरते गिरते? सर मैं इस मामले में कोई भी पेशेंट गोई नहीं कर सकता। अगर मैं पेशेंट गोई कर रहा होता तो मैं बहुत बड़ी फार्मिंग कर रहा होता इस वक्त। लेकिन मुझे लगता है कि 100 से 150 रुपए जो है नीचे आ जाएगी। ये किस बुनियाद पर नीचे आ जाएंगे 100 से 150 रुपए? क्या उसमें बेहतरी आ जाएगी अगले 15-20 दिन? डिमांड कम हो जाएगी ना, डिमांड कम हो जाएगी। जिस तरह रमजान के 15-20 दिन पहले होते हैं उसमें डिमांड बहुत कम हो जाती है। लेकिन आमतौर पर मालूम साहब रमजान में तो वैसे ही हर चीज महंगी हो जाती है, तो इस बार मुर्गी नहीं होती सर, मुर्गी नहीं होती, मुर्गी नहीं। ये आप देख लें, होटलिंग खत्म हो जाती है ना, होटलिंग खत्म होने की वजह से 15-20 रमजान के बाद जो है वो अफ्तार पार्टियां शुरू होती हैं। अब देखें वो होटलों में होती है नहीं होती, तो वो उसकी वजह से थोड़ी सी फिर डिमांड बढ़ती है। अच्छा। लेकिन हमेशा यही होता है कि रमजान के महीने में 15 दिन जो है 15-20 दिन मुर्गी का रेट नीचे होता है। अच्छा,
और फिर रमजान के फौरी बाद एक बार फिर वो रेट ऊपर चला जाएगा दोबारा? शादी होंगी नहीं, उस वक्त तक शायद लगता है ऐसे कि प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगी, पीछे से सप्लाई बेहतर हो जाएगी। अच्छा, लेकिन उसके बाद तो ईद के बाद चूंकि शादियों का सीजन होता है मारूफ साहब, फिर ये डिमांड सप्लाई के नाम पे फिर कीमतों को 500 में जो शादियों का सीजन, इसमें जो रश पड़ा है, हम समझते हैं कि ईद के दिनों में इतना रश नहीं होगा सर। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मारूफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पोल्ट्री एसोसिएशन के तर्जुमान, और उम्मीद दिला रहे थे कि अगले 10-15 रोज़ में मुर्गी की कीमत में कमी आएगी। इस वक्त डिमांड एंड सप्लाई का मसला है, डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसीलिए मुर्गी की कीमतें भी इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं और आसमान से बातें कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं ख़वातीन के आलमी दिन की। आज दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, मगर पाकिस्तान में ख़वातीन का आलमी दिन गुज़श्ता चंद सालों से औरत आज़ादी मार्च के हवाले से जाना पहचाना जाता है। औरतों के हुकूक के इस मार्च को शदीद मुखालफत का सामना भी करना पड़ रहा है। 2016 से होने वाले इस मार्च के इनेकाद के बावजूद औरत पर मजालिम में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई है। अगवा, रेप, हरासानी, कम उम्री में शादी, जायदाद में हक ना देना और लड़कियों को तालीम से महरूम रखना आज भी हमारे माशरे के अहम अलमिये हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम तर मसाइल की असल वजूहात आखिर हैं क्या? क्या दीन में अगवा, रेप, रसानी, सने बलूगत से कबल शादी और जायदाद में हक ना देना, इसके अलावा लड़कियों को तालीम से महरूम रखने की ममानियत नहीं है? तो आप कहें कि इस्लाम इन तमाम तर मसाइल और जराइम की ममानियत करता है। अगर सवाल ये किया जाए कि दुनिया की तारीख में औरत के लिए सबसे अच्छा और सुनहरा दौर कौन सा रहा है, तो क्या आप इस्लाम से पहले उस दौर को भूल जाएंगे जब लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, औरत को इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता था, औरत को बदतरीन ज्यादती का निशाना बनाया जाता था, उसे संसार किया जाता था? या वो दौर जो इस्लाम के बाद आया, जब बेटी को रहमत, बहन को मुकद्दस, माँ को अजमत और बीवी को हिम्मत व हौसले का पैकर समझा गया? दीनी एतबार से तो औरत के हुकूक कहीं पामाल नहीं होते। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि औरत को इस दौर में इन मसाइल का सामना क्यों करना पड़ रहा है? इन तमाम तर मसाइल को आखिर कौन जन्म दे रहा है? क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मसाइल आज की औरत को हमारे माशरे में दरपेश नहीं। अब अगर कानूनी जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान के आइन और पीनल कोड के मुताबिक तालीम हासिल करना बच्चे का आइनी और बुनियादी हक है। आइन पाकिस्तान की शिक 25A के मुताबिक रियासत 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों को मुफ्त और लाजमी मयारी तालीम फराहम करने की पाबंद है। इसी तरह पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कोई लड़का जिसकी उम्र 18 साल से कम हो और लड़की जिसकी उम्र 16 साल से कम हो रिश्ता अज़दवाजियत में नहीं बन सकते। पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के मुताबिक बगैर रजामंदी और ज़बरदस्ती की शादी गैर कानूनी है, जबकि पाकिस्तान का कानून कहता है कि ऐसी किसी शादी को करवाने वाले अफराद को सज़ा दी जाएगी, जिसमें 3 से 5 साल की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना भी शामिल है। तो ये पहलू भी यही बताता है कि यह मसला कानूनी नहीं बल्कि माशरती है। और तीसरा अहम मसला, पाकिस्तानी माशरे में ख़वातीन को अक्सर जायदाद से बेदखल कर दिया जाता है और उनको उनका शरई और कानूनी हक नहीं दिया जाता। लेकिन पाकिस्तान का आइन इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर औरतों को उनका हक जायदाद देता है। साबित होता है कि यह मसला भी कानूनी नहीं। एक और बहुत ही पेचीदा मसला जना बिल जबर या रेप का है, जो ताज़ीरात पाकिस्तान दफ़ा 375 और 376 के मुताबिक किसी शख्स को रेप का मुर्तकिब कहा जाएगा अगर वो किसी खातून या बच्ची से उसकी मर्जी के बगैर ज़बरदस्ती कत्ल या ज़रर का खौफ दिलाकर जना बिल जबर करे। ऐसे में औरत कानूनी तौर पर यह हक रखती है कि वो उस मर्द के खिलाफ कानूनी चारा जोई इख्तियार करे, जिसके नतीजे में मर्द को सज़ा पाकिस्तान के कानून के तहत दी जाएगी। इस जुर्म के मुर्तकिब शख्स को सजाए मौत या कम से कम 10 साल कैद और 10 साल से 25 साल की कैद सुनाई जाएगी, जिसके साथ उसे जुर्माना भी अदा करना होगा। इसी तरह हरासानी के मायने पीनल कोड के मुताबिक ये हैं कि अगर कोई शख्स किसी खातून को की इज्जत मजरू करने की कोशिश करे, जैसे जुमले कसना, ऐसी आवाज़ मुंह से निकालना जो खातून को तकलीफ पहुंचाए या उसको हिरासा करे या जिनसी ताल्लुकात में अल्फाज से ज़बरदस्ती करे, ख्वाह ये घर में हो या दफातर में, ऐसा शख्स सज़ा का मुर्तकिब होगा। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हिरासानी की सज़ा 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना है। वो तमाम ख़वातीन जो इन हालात से गुजरती हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने हुकूक का इस्तेमाल करते हुए कानूनी ज़राए से इंसाफ तलब करें। तो ये वाज़ेह होता है कि दीनी और कानूनी एतबार से औरत के हुकूक पामाल करने की कोई गुंजाइश नहीं। तो फिर माशरे में ये मकरू जराइम से नाइंसाफ़ी आखिर क्यों है? औरत के हुकूक की पामाली एक माशरती मसला है जो हमारे माशरे में दूसरी कौमों, दूसरों के रस्म व रिवाज और दीगर कौमों मज़हब के लोगों से मुतासर होकर
अपनाया गया है और आज ये हमारे माशरे के लिए मसला और नासूर बन चुका है। जैसे मगरिब की तहजीब को अपनाकर हिंदुओं के साथ सदियों साथ रहकर उनके रस्म व रिवाज को अपने घरानों और माशरे में अपनाने से ये मसाइल जन्म लेते हैं और आज हमारे लिए ये शर्म का बाइस बने हुए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।